जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिर्जापुर 3 का टीजर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। भैया क्या टीजर है यार, मजा आ गया देखकर। लेकिन इस टीजर को देखकर अगर आप भी कंफ्यूज हो चुके हैं तो चिंता ना कीजिएगा। सीजन 2 की पूरी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन देने की इतनी ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि सीजन 1 तो फिर भी काफी ज्यादा सिंपल था। पर सीजन 2 में जिस तरीके से नए नए कैरेक्टर्स की एंट्री हुई, उस कारण से सीजन 2 काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बन गया। और सीजन 2 और सीजन 3 के बीच में इतना लंबा गैप हो चुका है कि कई लोगों के जहन से इसकी कहानी गायब हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजन 2 की पूरी कहानी के बारे में, और आपको पता चलेगा कि भैया बीना जी जो हैं वो आखिर गुड्डू भैया के साथ में कैसे मिल गई और क्यों वो मुन्ना भैया को और कालीन भैया को धोखा दे गई। दरअसल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर से भरा हुआ है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिर्जापुर वेब सीरीज सीजन 2 की बात। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मिर्जापुर के पहले सीजन को नहीं देखा है, दूसरे सीजन को नहीं देखा है, तो आप मिर्जापुर के इन सीजन को जरूर देख लीजिए, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। या फिर अगर आप इस बात का मन बना चुके हैं कि नहीं भैया मेरे को तो सीजन 2 नहीं देखना, नमन भाई आप तो बस समझा दो क्या हुआ था, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी कि आखिर सीजन 2 में क्या उठक पुठक हुई थी। क्योंकि क्या है ना, फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब पूरा मजा कई बार खराब हो जाता है। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो सीजन 2 की शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों को सीजन 1 के सारे जो मेन इवेंट्स थे उनको 4 से 5 मिनट दिखाने की कोशिश करते हैं मेकर्स, जिसे देखकर समझ में ये आ जाता है कि हमने सीजन 1 में क्या क्या देखा था, जिसकी वजह से जो हमारी थोड़ी बहुत याद जा चुकी है वो थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाती है। और इसके बाद स्टार्ट होता है सीजन 2। सीजन 2 की शुरुआत में हमें गाड़ी का एक्सीडेंट दिखाया जाता है, जिसमें होता है मुन्ना भैया, और उनका ये एक्सीडेंट करवाया है गुड्डू भैया ने। जिसके बाद वो उनकी गाड़ी को उठाकर खाई में फेंक देते हैं, या लिटरली ऐसे उठाकर भाई, मतलब ताकत के मामले में गुड्डू भैया के आगे कोई नहीं है। पर मुन्ना भैया बच जाते हैं और गुड्डू भैया की तरफ गन करके उन्हें गाली देकर कहते हैं कि हम अमर हैं और हम मर नहीं सकते। इतने में ही पता चलता है कि भैया वो किसी गाड़ी वाड़ी पलटने के कारण नहीं, बल्कि बेड पर लेटकर सपना देख रहे हैं। और मुन्ना भैया का जो लेफ्ट हैंड ये है, वो छोटा सा पिल्लू, वो कहता है कि भैया ऐसा है कि तुम जो गन ताने हुए है ना, वो गुड्डू भैया नहीं जिनकी तरफ गन है, वो कालीन भैया है, गुड्डू भैया नहीं। इतने में मुन्ना भैया को भी होश आ जाता है। वो देखते हैं कि वो बेड पर लेटे हुए हैं, और बेड पर लेटे हुए अब काफी वक्त हो चुका है। उनकी पीठ पर तकरीबन 4 से 5 गोलियों के निशान भी हैं, और ये गोलियों के निशान सीजन 1 के एंड के सीन के हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी की कंटिन्यूएशन वहीं से हुई है जहां पर पिछले सीजन का एंड हुआ था। कहीं पर भी कहानी के साथ छेड़खानी नहीं करी गई है, कोई हेरफेर नहीं करी गई। लेकिन इतना पिटने के बाद भी मुन्ना भैया के अंदर गुड्डू भैया को मारने की जो चाहत है और मिर्जापुर का किंग बनने की जो एक ख्वाहिश है, वो खत्म नहीं हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन सभी बातों को समझते हुए कालीन भैया उन्हें कहते हैं कि तुम अभी आराम करो। और वहीं दूसरी तरफ रतिशंकर का बेटा, मतलब कि शरद शुक्ला, वो एक तो गुड्डू भैया के खून का प्यासा है, और दूसरी तरफ उसको मिर्जापुर भी चाहिए। रतिशंकर वही है जिसको गुड्डू भैया ने पहले सीजन के अंदर दिमाग में गोली मारकर मार दिया था, जब उसने उनसे पूछा था बेटा क ख ग घ घ हमको सुना दो। अब उसका बेटा, मतलब कि शरद शुक्ला, अपने बाप का बदला लेने के लिए वापस आ चुका है। वो चाहता है कि वो बदला पूरा करे और मिर्जापुर की गद्दी पर राज करे। लेकिन उसे वहां तक पहुंचने से पहले टकराना होगा मिर्जापुर के बाहुबली, मिर्जापुर के किंग, मतलब कि कालीन भैया से और मुन्ना भैया से। जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ बैठकर प्लानिंग करता है कि वो पहले मुन्ना भैया के साथ मिलकर काम करेगा, उनके अंडर में काम करके, उनकी छत्रछाया में काम करके उनका भरोसा जीतेगा। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कालीन भैया का विश्वास जीतने के बाद एक दिन सही समय देखकर मुन्ना भैया और कालीन भैया को निपटाकर मिर्जापुर पर राज करेगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है जहां पर कि लाला और यूसुफ बैठे हुए हैं। अगर आपको यूसुफ याद नहीं है तो आपको बता दूं, यूसुफ वही है जिसके बेटे को सीजन 1 के आखिर में मुन्ना भैया ने मार दिया था जब उसकी शादी चल रही होती है, और लाला की बेटी शबनम से उसकी शादी उस समय हो रही होती है। तो इस तरीके से यूसुफ और लाला दोनों ही मुन्ना भैया से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे। इस मामले में पुलिस भी नाकामयाब होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है और हमको दिखाया जाता है गजगामनी, मतलब कि गोलू को और दीप्ति पंडित को, जो कि स्टोर रूम से दवाई चुरा कर लेके जा रही है। वो एक जंगल की तरफ जाती है और जंगल में एक घर में चली जाती है जहां पर गुड्डू का सीक्रेट इलाज चल रहा है, और इन लोगों ने एक डॉक्टर को अगवा भी करके रखा हुआ है, जिससे कि मतलब बोला गया है कि भैया गुड्डू पंडित का इलाज तुम्हें ही करना है। लेकिन जब ये दवाई लेकर घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक आदमी देख लेता है, जो कि कुछ समय बाद पुलिस वाले को लेकर उनके घर पहुंच जाता है। और वो कालीन भैया का आदमी निकलता है, कहता है कि हम गुड्डू पंडित को कालीन भैया के हवाले करेंगे और बड़ा इनाम पाएंगे। ऐसे में उनके बीच में आपस में लड़ाई होती है, जिसके बाद पुलिस वाला मारा जाता है। लेकिन वो आदमी वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाद में वो आदमी पुलिस वालों को लेकर आता है, लेकिन तब तक वहां से गुड्डू पंडित गायब हो चुका होता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। दिखाया जाता है कि सूर्य प्रताप यानी कि यूपी के सीएम को
जो कि अपने भाई जेपी यादव को एक थप्पड़ मारकर ये कहते हैं कि मैं तुमसे कहा था कि भैया यूपी के अंदर हमको कोई वायलेंस नहीं चाहिए क्योंकि पार्टी की छवि खराब हो रही। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, दिखाया जाता है कालीन भैया की कोठी को, जहां पर परशुराम गुप्ता कालीन भैया से मिलने आते हैं। परशुराम वही हैं जिनकी बेटी स्वीटी गुप्ता को मुन्ना भैया सीजन 1 के आखिर में मार देते हैं। और यहां पर परशुराम गुप्ता अपनी बेटी का हिसाब मांगते हैं और वो चाहते हैं कि मुन्ना भैया अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन कालीन भैया बड़े प्यार से उनको धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी अभी एक और बेटी जिंदा है, उसे संभालो वरना वो भी हाथ से निकल जाएगी। इतना सुनने के बाद वहां से परशुराम गुप्ता चले जाते हैं, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर वो मौर्य से मदद मांगते हैं। मौर्य वही है जिनको कि सीजन 1 में हमें ऐसा दिखाया गया था कि वो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन सीजन 2 के अंदर ये वापस आ चुके हैं क्योंकि कालीन भैया ने इनको नहीं मारा था और इन्हें अपना प्यादा बना लिया था। अब मौर्य कालीन भैया के लिए काम करता है और वो परशुराम गुप्ता की कोई मदद नहीं कर सकता, ये वो क्लियर कर देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि रमाकांत पंडित को, जो कि अपने बेटे और बहू यानी कि बबलू पंडित और स्वीटी पंडित की मौत का बदला लेना चाहता है, वो मुन्ना भैया को सजा दिलाने के लिए गवाहों और सबूतों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवाह उसको मिल नहीं रहा। हर कोई मुन्ना भैया के खिलाफ गवाही देने से मना कर देता है और जाहिर सी बात है इनका जो पूरा एजेंडा है वो फेल होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि शरद शुक्ला, जो कि अब जौनपुर की गद्दी को संभाल रहा है, लेकिन कालीन भैया चाहते हैं कि मुन्ना भैया जाकर जौनपुर पर भी अपना राज चलाएं और जौनपुर को भी अपने कब्जे में कर लें। लेकिन ऐसा करने के लिए मुन्ना भैया को शरद शुक्ला से टकराना पड़ेगा। जिसके बाद मुन्ना भैया शरद शुक्ला के घर पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम हमें जौनपुर हैंडओवर कर दो। लेकिन ऐसा करने से पहले शरद शुक्ला चालाकी खेलते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर में रहकर काम करूंगा और जौनपुर को चलाऊंगा। इस बात को मुन्ना भैया मान जाते हैं और वो बड़े आसानी से उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। लेकिन शरद शुक्ला के अंदर घर के अंदर यूसुफ बैठा हुआ है, जो कि शरद शुक्ला के पास आया हुआ था मुन्ना भैया से बदला लेने के लिए अपनी मौत की बेटे की मौत का। वो शरद शुक्ला से कहता है कि मुझे मुन्ना का सर चाहिए। इतने मुन्ना भैया पर वो गोली चलाता, उससे पहले शरद शुक्ला का राइट हैंड उसके ऊपर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है और वहीं मार देता है। जिसके बाद मुन्ना भैया का भरोसा शरद शुक्ला के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ चुका है और इतनी आसानी से जौनपुर जीतकर आने पर मुन्ना भैया जब घर लौटते हैं तब कालीन भैया उनसे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि भैया तुमने तो बिना हथियार चलाए ही जौनपुर को जीत लिया। और वहीं बदले की आग में जल रहे गुड्डू पंडित अब अपने आप को ऑलमोस्ट ठीक करने की कोशिश पूरी कर चुके हैं। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि बंदे का एक पैर जा चुका है, अब वो लंगड़ा रहा है और उनका चल पाना भी मुश्किल है। इसीलिए वो अपने आप को और तैयार करता है, अब जल्द से जल्द ठीक होने की वो कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो मिर्जापुर जाकर मुन्ना भैया का काम खत्म कर सके। और यहां पर गुड्डू भैया का कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ भी चुका है, क्योंकि एक तरफ शरद शुक्ला है जो कि अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है और वहीं कालीन भैया अभी भी मिर्जापुर की गद्दी पर राज कर रहे हैं। तो इसलिए अब गुड्डू भैया क्या करेंगे ये आगे की कहानी में हमको पता चलेगा। जिसके बाद गुड्डू भैया सीधे जाते हैं लाला के घर। लाला के घर जाकर वो लाला के साथ हाथ मिला देते हैं और उसके साथ मिलकर अफीम का कारोबार स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी कमा कर देते हैं और उन्हीं के घर में रहने भी लग जाते हैं। उसी बीच में मुन्ना भैया का इलू इलू भी शुरू हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता। खैर, और उसी बीच मुन्ना भैया का एक आदमी लाला को मारने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। यहाँ पर गोलू गुप्ता और गुड्डू पंडित मिलकर मुन्ना भैया के आदमी को मार देते हैं। इसके बाद गुड्डू पंडित कुरियर के थ्रू मुन्ना भैया को उनके आदमी के दांत उनके घर पर भेजता है, जिसे देखकर कालीन भैया समझ जाते हैं कि गुड्डू अभी भी जिंदा है। लेकिन ये सब इवेंट होने से पहले गुड्डू पंडित दीप्ति पंडित को लखनऊ के अंदर एक हॉस्टल में छोड़ाते हैं, जहां पर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और वहीं पर गुड्डू की मुलाकात होती है रॉबिन से, जो कि लोगों के इलीगल पैसे को लेकर इन्वेस्ट करता है और फिर उनको एक मोटा इंटरेस्ट कमाकर पैसे के साथ वापस करता है। गुड्डू पंडित उससे मिलकर ये समझ जाते हैं कि ये बंदा तो फायदे का सौदा है, ये मेरे पैसों को इन्वेस्ट करेगा और आगे मेरे पैसों को इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा भी, जिससे मुझे काफी फायदा होगा। इसलिए रॉबिन भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ कालीन भैया और सीएम आपस में हाथ मिला चुके हैं, जिसके बाद पार्टी की छवि को साफ करने के लिए मुन्ना भैया और कालीन भैया सीएम का साथ देने लग जाते हैं। और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है मुन्ना भैया की सीएम की बेटी माधुरी यादव से, जिसके बाद इन दोनों के बीच में भी नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। वहीं बदले की आग में जल रहे गुड्डू पंडित अब लाला के घर में रह रहे हैं। धीरे धीरे मतलब गुड्डू भैया की जो नजदीकियां हैं वो लाला की बेटी शबनम के साथ भी बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखकर गोलू पंडित अब चिढ़ने लगी है और वो समझने लगी है कि शायद गुड्डू अपने बदले की भावना को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन देखिए ऐसा है नहीं, गुड्डू पंडित अभी भी उसी इमोशन के साथ जी रहा है और वो अपने भाई और बीवी की मौत का बदला लेना चाहता है। और साथ ही अब उसका मकसद एक और बन चुका है और वो है मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना। हमको आगे दिखाया जाता है कि मुन्ना भैया की और शरद शुक्ला की दोस्ती अब काफी ज्यादा गहरी हो चुकी है। इन दोनों का मकसद अब एक ही है, गुड्डू पंडित को मारना।
तो एक दिन उन्हें पता लगता है कि जिस बंदे से वो अफीम खरीदते हैं, मुन्ना भैया उसे अपनी साइड कर लेते हैं। जिसके बाद उन्हें बता देता है कि गुड्डू पंडित आप लोगों को कहां मिलेगा। शरद शुक्ला और मुन्ना भैया इसके बाद में गुड्डू पंडित को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि गुड्डू उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। इसके बाद मुन्ना भैया वहां से जान बचाकर निकल जाते हैं और इसकी वजह से कालीन भैया मुन्ना भैया से काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो गुड्डू पंडित को मार नहीं पाया। फिर उसके बाद उनका काफी समय से गन का व्यापार भी बंद पड़ा रहता है कालीन भैया का, जिसको वापस स्टार्ट करना है। अब क्योंकि कालीन भैया सीएम के साथ हाथ मिला चुके हैं और उनका साथ देने के लिए सीएम पूरी तरीके से राजी हैं, इसके बाद मुन्ना भैया गन से भरे ट्रक को बिहार में पहुंचाने के लिए रवाना करते हैं। लेकिन बिहार पहुंचते ही शत्रुघ्न त्यागी, जिसका कैरेक्टर विजय वर्मा ने निभाया है, वो उस ट्रक को अगवा कर लेता है। ये खबर मुन्ना भैया को जब पता चलती है तो वो शरद शुक्ला से हेल्प मांगते हैं और वो उन्हें पता करने के लिए कहते हैं कि भैया हमारी ट्रक को आखिर किसने अगवा किया है। और ये बाद में पता चलता है कि दरअसल सोची समझी चाल होती है, क्योंकि ये ट्रक शरद शुक्ला के कहने पर ही अगवा किया गया है। जिसको कि अगवा कर रहे शत्रुघ्न त्यागी और शरद शुक्ला आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इसी बीच बीना त्रिपाठी अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। बीना जी के बारे में अब क्या ही कहें, जिनको कि कालीन भैया ने गर्म करके ठंडा छोड़ दिया था। कालीन भैया की वाइफ है, घर में चल रहे पुरुषों के अत्याचारों से वो इस समय काफी परेशान और दुखी हो चुकी हैं और इस बार वो दुश्मन की साइड लेकर खड़ी हो चुकी है। लेकिन घर में किसी को नहीं पता कि बीना त्रिपाठी गुड्डू पंडित के साथ मिलकर एक प्लान बना रही है। वो बताती हैं कि कालीन भैया और मुन्ना भैया इस समय सीएम की रैली में गए हुए हैं और उनके पास एक अच्छा खासा मौका है कि वो बंदूक के कारखाने को जलाकर राख कर सकते हैं। जिसके बाद गुड्डू और गोलू मिलकर कालीन भैया के बंदूक के कारखाने को पूरी तरीके से जलाकर खाक कर देते हैं और कालीन भैया को एक काफी लंबा चौड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन कालीन भैया के इस नुकसान की भरपाई भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सीएम की बेटी और मुन्ना भैया का रिश्ता हो जाता है, दोनों की शादी हो जाती है और वो आपस में संबंधी बन जाते हैं। इसकी वजह से सीएम कालीन भैया को मिर्जापुर की राजनीतिक गद्दी पर बिठा देते हैं और कालीन भैया अपने सारे नुकसान की भरपाई कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच सीएम के छोटे भाई जेपी यादव अपने भाई से खासा नाराज चल रहे हैं और वो नहीं चाहते कि कालीन भैया को पार्टी के अंदर राजनीति में शामिल किया जाए। लेकिन सीएम अपने भाई की बात को बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोलू गुप्ता शत्रुघ्न के साथ मीटिंग करना स्टार्ट कर देती है और मीटिंग भी करना स्टार्ट कर देती है और वो ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर उनका अफीम का कारोबार जो है वो चलाया जाए, जिसको चलाने का जिम्मा शत्रुघ्न ले ले। इसके बाद गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता शत्रुघ्न के बाप यानी दत्ता यादव से मीटिंग करने जाते हैं बिहार में। लेकिन दत्ता यादव अफीम के कारोबार को यहां करने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद गुड्डू पंडित वापस आ जाती है। लेकिन शत्रुघ्न धीरे धीरे गोलू पंडित के प्यार में पड़ चुका है। वो गोलू पंडित के साथ हाथ भी मिला लेता है और वो चोरी छुपे अपने बाप की नाक के नीचे से अफीम का काम करना स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि बीना त्रिपाठी भी अब प्रेग्नेंट है। लेकिन किसके थ्रू प्रेग्नेंट है ये बात किसी को नहीं पता। कालीन भैया समझते हैं कि ये उनका बच्चा है, कालीन भैया का बाप समझता है कि ये उनका बच्चा है। लेकिन बीना त्रिपाठी, जो कि राजा के साथ पहले सीजन के अंदर इंटीमेट हुई थी, वो राजा को कहती है कि बच्चा तुम्हारा है। हालांकि ये राज अभी भी राज ही है कि आखिर ये बच्चा है किसका। कालीन भैया इस बात से काफी ज्यादा खुश हैं और वो मुन्ना भैया को ये कहकर बोलते हैं कि भैया तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो आने वाला है, मतलब कि गद्दी के अब 2 वारिस हो जाएंगे। लेकिन बीना त्रिपाठी के मन में यह डर बैठ जाता है कि मुन्ना भैया गद्दी के लालच में आकर कहीं मेरे बच्चे को ही खत्म न कर दे। इसलिए वो राजा को वापस बुला लेती है और उसकी देखभाल के लिए रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ गुड्डू पंडित अपनी गैंग इकट्ठा करने में लगा हुआ है। वो धीरे धीरे आकर के आदमियों को इकट्ठा करने लग जाता है ताकि सही समय आने पर इन आदमियों का वो यूज कर सके। एपिसोड 7 खत्म होते होते अचानक सीएम के ऊपर कोई हमला कर देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। जेपी यादव कालीन भैया के साथ इसके बाद बैठकर कहते हैं कि अब मुझे ही गद्दी संभालनी होगी, क्योंकि ये पार्टी के लिए काफी बड़ा नुकसान है, तो इस सीएम की गद्दी पर अब मुझे ही बैठना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कालीन भैया कहते हैं कि तुम्हें गद्दी की पड़ी, मेरा यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा नुकसान हो गया। इसके बाद सीएम के वफादार पीए आनंद कालीन भैया और सीएम की बेटी को यह बात सारी समझाते हैं कि जेपी यादव अपने भाई की मौत से काफी ज्यादा दुखी नहीं है, वो तो बस गद्दी के पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद कालीन भैया और माधुरी यादव मिलकर यह प्लान तैयार करते हैं कि जेपी यादव को फंसाया जाए और उसे गद्दी से इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। जिसके बाद वो उस प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। अब कालीन भैया ये सोचते हैं कि शायद गद्दी मेरे हाथ लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीएम की बेटी माधुरी यादव गद्दी के ऊपर बैठ जाती है। यानी कि इस समय यूपी की सीएम माधुरी जी बन चुकी है। इस वजह से कालीन भैया उससे काफी ज्यादा नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन मुन्ना भैया अब इस बात से काफी खुश है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी एक सीएम है और अब वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस समय उनकी पत्नी के पास में कालीन भैया से भी ज्यादा पावर है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है तो हमको दिखाया जाता है आर एस मौर्य के कैरेक्टर को, जिसको शुरुआत में कालीन भैया का वफादार दिखाया गया था, लेकिन अब जाकर पता चलता है कि कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आ चुका है और पता चलता है कि कालीन भैया के साथ रहकर मौर्य साहब उसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और जिस आदमी ने सीएम का एक्सीडेंट किया था उन्होंने उसको पकड़ लिया है और ये आदमी है शरद शुक्ला का। लेकिन आर एस मौर्य को कंफ्यूजन है कि शरद शुक्ला ने आकर सीएम को क्यों मरवाया। ये बात वो उस आदमी से पूछ नहीं पाते क्योंकि वो गूंगा और बहरा होता है। आर एस मौर्य और गुड्डू पंडित के पिता यानी कि रमाकांत पंडित का एक ही फिलहाल मकसद है और वो है मुन्ना त्रिपाठी को सजा दिलाना। लेकिन वो सबूत इकट्ठा करने में हमेशा ही नाकामयाब होते दिखते हैं, जिसके बाद वो बड़े अफसरों से मदद मांगते हैं, लेकिन बड़ा अफसर यही कहता है कि तुम यूपी को क्राइम मुक्त करा सकते हो। लेकिन इस की चपेट में के अंदर रमाकांत के बेटे यानी कि गुड्डू पंडित भी आएंगे। यहाँ आर एस मौर्य का मतलब कुछ और ही है। आर एस मौर्य चाहते हैं कि जब भी गुड्डू पंडित उनके हाथ लगे वो उनका एनकाउंटर कर दे और उन्हें जान से मार दे, लेकिन इस बात का पता गुड्डू पंडित के पिता को नहीं होता। वो सिर्फ अपने बेटे को जेल की सजा दिलवाना चाहते हैं, जिसके बाद गुड्डू पंडित सजा काट कर अपनी जिंदगी को अच्छे से स्टार्ट कर सके। लेकिन आर एस मौर्य का मकसद कुछ और ही है। और फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां पर इस समय परीक्षा दे रहे मकबूल और बाबर मौजूद हैं। दरअसल बाबर जो है वो गुड्डू पंडित का वफादार है और मकबूल कालीन भैया का वफादार है। इस बीच कालीन भैया मकबूल को कहते हैं कि तुम अपने भांजे यानी कि बाबर को खत्म कर दो, लेकिन मकबूल ऐसा कर नहीं पाता। वो बाबर को मारता नहीं है, वो उसे घर में ही बांध देता है और जैसे तैसे बीना त्रिपाठी पता लगाती है कि राजा के थ्रू कि बाबर अभी भी बचा हुआ है और वो बाबर को आजाद करवा देती है। जिसके बाद मुन्ना भैया को पता लगता है कि बाबर अभी जिंदा है और मकबूल ने अपनी वफादारी का सबूत नहीं दिया। इसके बाद मुन्ना भैया मकबूल के घर जाते हैं और वो बाबर और मकबूल की मां को मार देते हैं। इसके बाद मकबूल अब पूरी तरीके से बागी हो चुका है। वो मुन्ना भैया को मारने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां अनफॉर्चुनेटली कालीन भैया का बाप मिलता है, जहां पर वो कालीन भैया के बाप को मारने ही वाला होता है कि बीना त्रिपाठी आकर कहती है कि मकबूल इसे हम मारेंगे। जिसके बाद वो चाकुओं से उसको काट काट कर मारना स्टार्ट कर देती है। इसका सारा शक लेकिन मकबूल के ही ऊपर जाता है, क्योंकि मकबूल ही कालीन भैया के बाप को मारने के लिए आया था। और अब ये कहते हैं कि अपनों को खोने का दर्द, मतलब मकबूल कहता है कि कालीन भैया को पता चलेगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। इसके बाद कालीन भैया अपने बाप की अर्थी को जलाते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर मुन्ना त्रिपाठी भी आते हैं और वहां से आकर वो कहते हैं कि मुझे मिर्जापुर की गद्दी चाहिए। लेकिन कालीन भैया मुन्ना से कहते हैं कि ये अभी सही समय नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मुन्ना भैया इस बात से खासे नाराज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद बीना त्रिपाठी को डर लगने लगता है कहीं मुन्ना भैया मेरे बच्चे को ही खत्म ना कर दे। वो राजा को आगाह करती है कि मुन्ना भैया घर पर आ रहे हैं और वो काफी ज्यादा नाराज है, तुम बेटे का ध्यान रखो। जैसे ही मुन्ना भैया घर पर आते हैं और बाथरूम से नहाकर बाहर निकलते हैं, राजा उन पर गोली चला देता है, पर मुन्ना भैया जैसे तैसे बच जाते हैं। जिसके बाद वो राजा की काफी ज्यादा पिटाई करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुझे मारने के लिए किसने भेजा। यहाँ पर राजा चालाकी से खेल जाता है और बताता है कि भैया कालीन भैया ने मुझको कहा था। यहाँ पर मुन्ना ये समझता है कि शायद मेरे पिताजी मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि मैं मिर्जापुर की गद्दी पर ना बैठ सकूं। इसके बाद मुन्ना भैया कालीन भैया को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पर बीना त्रिपाठी गुड्डू पंडित और को ये खबर पहुंचा देती है कि अब फैमिली पूरी तरह से कमजोर है, तुम आ सकते हो। इसके बाद गुड्डू पंडित पूरी तैयारी के साथ लाला के घर से निकल ही रहा होता है कि तभी वहां पर अचानक आर एस मौर्य अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ आ जाते हैं। वहां पर वो गुड्डू पंडित को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं, लेकिन जाते जाते अचानक से वो रास्ता बदल लेते हैं। जिसके बाद रमाकांत पंडित को ये लगता है कि अचानक से आखिर आर एस मौर्य मेरे बेटे को दूसरे रास्ते से क्यों लेके जा रहे हैं। जिसके बाद वो बंदूक निकालते हैं और जैसे तैसे करके गुड्डू पंडित के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि आर एस मौर्य ने गुड्डू पंडित के ऊपर बंदूक तान रखी है और वो उसे काउंटर करने की चाहत रखते हैं। इतने में वहां पर रमाकांत पंडित पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया इसे सजा दिलाने को कहा था, जान से मारने के लिए नहीं। लेकिन आर एस मौर्य इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। जिसके बाद रमाकांत पंडित आर एस मौर्य के ऊपर गोली चला देते हैं और उन्हें वहीं जान से मार देते हैं। जिसके बाद गुड्डू पंडित अपने पिता के साथ बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आज तुमने भी वही किया है जो कल मैंने किया था, कि जब बात अपने ऊपर आती है तो अपना हाथ रोकते नहीं बनता। इसके बाद गुड्डू पंडित भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कालीन भैया भी अपने बाप की चिता को जला रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ मुन्ना भैया भी अपने बाप को मारने के लिए आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद शुक्ला भी कालीन भैया को यह बता देते हैं कि मुन्ना भैया बड़े गुस्से में, वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब एक तरफ मुन्ना भैया कालीन भैया को मारने के लिए आ रहे होते हैं, तो वहीं शरद इस बीच प्लान बनाता है कि भैया जैसे ही मुन्ना भैया कालीन भैया को मारेंगे वो मुन्ना भैया को मार देगा। इसके बाद मिर्जापुर की गद्दी पर उसका राज होगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि दूसरी तरफ से गुड्डू पंडित भी कालीन भैया और मुन्ना भैया को मारने के लिए आ रहा है।
इससे पहले कि शरद शुक्ला कालीन भैया पर हमला करते, उससे पहले ही गुड्डू पंडित कालीन भैया और मुन्ना भैया पर हमला कर देते हैं और उन्हें वही मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इस बीच कालीन भैया बच जाते हैं और कालीन भैया को शरद शुक्ला जैसे तैसे करके बचा कर ले जाता है जौनपुर। तो भैया अब ऐसा है कि मिर्जापुर की गद्दी पर पूरी तरीके से राज है गुड्डू पंडित का। लेकिन मिर्जापुर की गद्दी जो है वो बिना किसी शर्त के तो आती नहीं है, तो यहां पर कुछ शर्तें भी हैं। अब जबकि तीसरा ट्रेलर मतलब सेकंड सीजन यहां खत्म हो जाता है, अब जबकि तीसरे सीजन का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, हमें दिख चुका है कि तीसरे सीजन में क्या कुछ हमें दिख सकता है। बीना जी जो है वो पूरी तरीके से गुड्डू पंडित के साथ खड़ी है। घायल शेर मतलब कि कालीन भैया भी वापस आने वाले हैं, साथ साथ चीता भी है, लोमड़ी भी है, हर तरह का किरदार हमको यहां पर देखने को मिलने वाला है। तीसरा सीजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।